क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जरा देखा जाए केमिस्ट्री क्लास 10th की जो थी, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले में कई सारे रिएक्शन, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे तीसरा जो हमारा है, ये चेंज इन कलर की बात करेंगे हम लोग, चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन कलर, ये तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी चल रही है वो है क्या, चेंज इन कलर। देखो यार, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनमें मतलब कलर का चेंजेज होता है। जैसे मैं आपको पहले भी कई सारे एग्जाम्पल दे चुका हूँ, लेकिन आज जैसे कुछ एग्जाम्पल दे, जैसे अगर मैं मान लेते हैं मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ कॉपर नाइट्रेट का। देखो कॉपर नाइट्रेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम कॉपर नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहाँ से मिलता है हमको कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है, और यहाँ से निकल जाता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ से मिलेगा और निकल जाएगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और ये ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, और एक कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा ये हमारा ब्लैक कलर का बनेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का ये बन जाएगा। और ये जो कॉपर नाइट्रेट था, ये जो कॉपर नाइट्रेट था, इसका जो सोल्यूशन था, या कॉपर नाइट्रेट के बाद जो कॉपर ऑक्साइड का बना हुआ सोल्यूशन या जो भी, तो ये ब्लैक कलर का बनेगा। और ये कॉपर नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, ये ब्लू कलर का था। तो आप जरा देखिए, ये अगर मैं हीट कर दिया हूँ या इसको रिएक्शन करा दिया हूँ, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर से ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, यह भी उसकी एक क्या है, प्रॉपर्टी है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई सारे रिएक्शन, जैसे लेड नाइट्रेट की ही बात कर लेता हूँ। आपको मैंने बताया है कि जो लेड नाइट्रेट होता है, अगर मैं लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराता हूँ, तो पोटेशियम आयोडाइड का जो पोटेशियम और ये नाइट्रेट होते हैं, ये 2 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। आपको बता चुका हूँ ये रिएक्शन येलो पीपीटी बना लेते हैं। और मैंने आपको ये बताया है कि ये जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। तो सोचिए, और ये भी कलरलेस ही होता है, ये भी कलरलेस ही होता है। तो ये जो लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस होता है, लेकिन जब इनका रिएक्शन होता है तो पोटेशियम इसको लेके निकल जाता है और यहाँ पे लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस ही होता है। तो लेकिन चेंज हुआ ना कलर येलो, तो इस टाइप से ये दूसरा इसका चेंजिंग कलर में पहला, और ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया जाए। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लेड नाइट्रेट को लेके हीट कर देता हूं, लेड नाइट्रेट को लेके क्या कर देता हूं, हीट कर देता हूं, तब मेरा रिएक्शन क्या बनेगा, जैसे अगर उसको हीट किया जाए कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ऐसे लेड को अगर हीट कर देंगे तो लेड ऑक्साइड बन जाता है, और वहाँ पे NO2 गैस निकलेगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन गैस निकलेगा। केवल कॉपर के स्थान पे हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे लेड ले लिया है, तो यहाँ पे भी गैस निकलेंगे। अब जो लेड ऑक्साइड बना हुआ है, ये जो लेड ऑक्साइड कंपाउंड, इसका भी अगर कलर देखा जाए तो ये भी येलो कलर का ही होता है। ये भी कैसा होता है, येलो, और ये कैसा था, कलरलेस। तो कलरलेस से क्या बन चुका है, ये येलो कलर बन चुका है। मैंने आपको ये बता दिया कि चेंज इन कलर कैसे होगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी आपको हम बता दिए हैं। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन स्टेट। क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट। आप नोट कर लीजिएगा और मैं चलूँगा अगला चेंज इन स्टेट की बात करूँगा। चेंज इन स्टेट की अगर मैं बात करूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो देखो बहुत सारी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये चेंज इन स्टेट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट भी आता है। अब इसमें कैसे स्टेट चेंज करता है, तो मैं बताऊं, कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो चेंज इन स्टेट को फेवर करते हैं। जैसे इसमें अगर मैं बात करता हूं सॉलिड वैक्स की, देखो कोई भी चीज़ जला जो सॉलिड है, जो जलने लायक है, सॉलिड अगर वैक्स को जलाया जाता है तो सॉलिड वैक्स जलने के बाद क्या करता है, अगर वाटर निकालता है, ठीक है, सॉलिड वैक्स अगर जलेगा तो वाटर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, इसमें से। और ये का बर्निंग, जब इसको बर्न करेंगे तब ऐसा होगा। तो देखो यार, ये पहले वैक्स कैसा था, वैक्स पहले सॉलिड था, अब ये वाटर कैसा हो चुका है, लिक्विड, और ये कैसा निकल गया है, गैस, ठीक है। तो कुल मिला जुला के हम अगर देखें तो यहाँ पे भी
इस टाइप से रिएक्शन होते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी टाइप से पेट्रोल है यार। अब पेट्रोल को जब जलाओ, पेट्रोल को जब जलाया जाता है, पेट्रोल को जलाने के बाद क्या मिलता है, पेट्रोल को भी अगर बर्न किया जाता है, बर्निंग होती है इसकी, जलाया जाता है, तो यहाँ से भी क्या निकलता है, H2O लिक्विड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो मैं आपको यहाँ भी बता दिया पेट्रोल क्या होता है, लिक्विड होता है, जहाँ पे वाटर लिक्विड के रूप में और CO2 गैस के रूप में यहाँ से निकलता है, या वाटर यहाँ लिक्विड नहीं, वेपर के रूप में, मतलब वाटर भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में ही आ जाता है और यहाँ पे CO2 भी गैस फॉर्म में आ जाता है। और वैक्स जो होता है पहले लिक्विड फॉर्म में, बाद में वो भी वेपराइज कर जाता है, गैसियस फॉर्म में ये भी चला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो वैक्स है या पेट्रोल है, इनको जलाया जाता है तो ये सारे के सारे देखो गैसियस फॉर्म में चले जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका स्टेट चेंज होता है। अभी मैंने आपको ऊपर वाले रिएक्शन में देखिए बताया है, क्या बताया है कि अगर मैं कॉपर नाइट्रेट को ही हीट कर रहा था, या कॉपर नाइट्रेट को ले लीजिए, उसका जो भी स्टेट रहा है कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 का होल ट्वाइस, अगर मान लीजिए कॉपर नाइट्रेट को मैंने इसके सॉलिड फॉर्म से हीट किया है या लिक्विड फॉर्म से हीट किया है, तो मिलने वाली गैस क्या थी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो भी गैस थी। तो आप देख लीजिए वहाँ पे भी गैसेस स्टेट बनते हैं। तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन ये भी हो गया। अब मैं आपसे बात करूँगा चेंज इन द टेम्परेचर की बात। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब अगला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, 5th नंबर का जो है वो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं तो इसके आधार पे 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। देखो यार, एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक को समझ लो। अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, तो हीट निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो हीट इवॉल्व वाले को हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक। ठीक है, और अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर एब्जॉर्ब हो रही है हीट, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, मान लेते हैं हम एक बीकर लिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम एक बीकर लिए हुए हैं और इस बीकर में कोई मान लो एसिड डाल दे रहे हैं, हम एसिड डाल रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 है ये इस बीकर में, और इस बीकर में अगर मान लेते हैं इसको हम डाइल्यूट H2SO4 है, तो इस डाइल्यूट H2SO4 में अगर हम जिंक ग्रेन्यूल डालते हैं, टुकड़े यहाँ जिंक ग्रेन्यूल डालते हैं, जिंक ग्रेन्यूल, अगर ये जिंक ग्रेन्यूल डाला जाएगा तो ये जिंक ग्रेन्यूल क्या करेगा, इसको क्या करेगा, जिंक ग्रेन्यूल इवॉल्व करेगा, ZINC, जिंक ग्रेन्यूल इसको क्या करेगा, डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, निकालेगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, यह प्रोसेस अगर हम क्या करते हैं, इस बीकर को टच करते हैं, अगर हम इस बीकर को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इस बीकर को पकड़ते हैं तो हम देखेंगे बीकर, एक मिनट, ये ऐसी उंगली हो जाएगी, ये दूसरी वाली ऐसे। ठीक है, अगर हम इस बीकर को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमको कैसा फील हो रहा है कि ये बीकर गर्म है, हॉट है। इसलिए हॉट है क्योंकि जिंक ग्रेन्यूल जब हाइड्रोजन को निकाल रहा था उस समय इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ज़्यादा एनर्जी इसमें क्या हुई है, निकली है। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये था कि बीकर में वो एनर्जी क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जिससे उसको टच करने के बाद बीकर कैसा हो गया है, गर्म हो गया है, हॉट हो गया है। इससे एक बात समझ में आ जाती है कि ये जो रिएक्शन थे, सॉरी, ये एग्जाम्पल एंडोथर्मिक नहीं, ये एक्सोथर्मिक का है। ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक का, इससे ये पता चला कि इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। ठीक है, अब ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। अगर मैं इस एक्सोथर्मिक की बात कर रहा हूँ ऐसा होता। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कुछ ऐसे रिएक्शन है, जैसे मान लेते हैं हम एक थर्मामीटर ले रहे हैं और इस थर्मामीटर में हम क्या कर ले रहे हैं, फिट कर दे रहे हैं चीज़ों को इस थर्मामीटर में, और इस थर्मामीटर में अगर हम चीज़ों को फिट कर दे रहे हैं तो देखते हैं इस थर्मामीटर को अगर हम टच करते हैं दोबारा, ठीक है। अब इस थर्मामीटर को देखिए, इसमें हम क्या डाल रहे हैं बता रहे हैं। एक काम करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्मामीटर डाल रहे हैं, एक बीकर यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है, और इस बीकर में हम क्या एक थर्मामीटर डाल दे रहे हैं और टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो होगा क्या यार ना, इस थर्मामीटर में हम जब मेजर करेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं, किसका, 2 सोल्यूशन लिए हैं। एक तो बैरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं,
बैरियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हम ले ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। अगर मैं बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करूंगा, इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए क्या बन जाएगा, BaCl2 2 मॉलिक्यूल अगर लिया जाएगा तो बैरियम क्लोराइड बन जाएगा, BaCl2 बन जाएगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट निकलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, तो वो बनेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे अगर हम देखेंगे टेम्परेचर में मेजर करेंगे तो पहले जितना टेम्परेचर इन दोनों का अलग अलग मेजर करेंगे, इनको जब हम मिलाएंगे, जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा तब हम देखेंगे इस टेम्परेचर को टच करने के बाद कि यह टेम्परेचर जो है टच करने के बाद पता चलेगा, या हम इसको थर्मामीटर में मेजर कर लेंगे, देख लेंगे। बीकर को टच करेंगे तो बीकर कैसा लगेगा, कूल लगेगा, बीकर कैसा लगेगा, कूल लगेगा। और ये थर्मामीटर में अगर हम पढ़ेंगे रीडिंग इसकी तो हम देखेंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर फॉल हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, मतलब इसने एनर्जी लिया है जिसके कारण टेम्परेचर फॉल हो चुका है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इन्वायरमेंट से एनर्जी लेता है ये, जिसके कारण क्या कहते हैं उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ये कूल हो जाता है, टेम्परेचर फॉल हो जाता है, और इसमें क्या आता है, निकलता है हीट, जिसके कारण बीकर गर्म हो जाता है। तो एंडोथर्मिक में हमने आपको बता दिया कि हीट का एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व करता है। और मैंने बताया जैसे अगर ये रिएक्शन होता है तो यह रिएक्शन दोनों के आपस में जो भी हीट रहे होंगे, लेकिन इसने क्या कर दिया है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है इस पूरे इसके इन्वायरमेंट से, इस पूरे बीकर के इन्वायरमेंट से जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो बीकर, अगर मान लीजिए पहले हमने बैरियम और अमोनियम को अलग अलग मेजर किया जब इनका 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा होगा, फिर बाद में हम दोनों को जब मिक्स किए हैं तो चूंकि इसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया है और प्रोडक्ट बनाया है, तो हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब होने के कारण टेम्परेचर डाउन हो गया है। अब 27 से 25 डिग्री जब हो गया होगा, ये अब बीकर टच करेंगे तो कैसा लगेगा, कूल लगेगा। तो कुल मिला जुला के मैंने आपको ये बता दिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद पूरा एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ समझा दिया, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आपको मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दिए जो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं जो क्या होते हैं, वो एक ही नहीं कई सारे इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे जिंक की ही बात कर लूँ, जब आप जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट H2SO4 में डाले थे या डाइल्यूट HCl में डाले थे, तो आपने क्या निकला था, जिंक सल्फेट निकाला था और हाइड्रोजन गैस निकला था। तो पहली बात कि यहाँ पे जिंक सॉलिड में है और डाइल्यूट H2SO4 तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड में है, और ये देखिए गैस निकल गया है। तो हम देख रहे हैं तो ऐसे में इवॉल्व हुआ है, क्या गैस भी निकला है, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया इसमें। दूसरी बात, जिंक सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिंक सल्फेट का प्रेसिपिटेट भी बन गया है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक हिसाब से हो गया है जिंक सल्फेट का। तीसरी बात, अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ टेम्परेचर का, तो अभी आपको बताया हो टेम्परेचर फॉल, तो एक ही रिएक्शन कई सारे चीज़ों से कैरेक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब मैं अगला टॉपिक चलता हूँ, ठीक ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन। यार क्या होता है केमिकल इक्वेशन, समझ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन से पहले हम एक टर्म जानना चाहते हैं, वर्ड इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या है। तो यार देखो, वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम प्रोसीड करते हैं तो उसके रिएक्शन को लिखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। जैसे आपसे हमने ये कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, रिएक्ट विथ किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड गिव्स आउट प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, एंड गिव्स आउट प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यार देखो, ये अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ तो ये राइट हैंड साइड है, एवं बिलो नहीं है, क्योंकि तीर इधर जाएगा तो शायद बोर्ड पे ना दिखे। तो ये रिएक्शन इसके बाद यहाँ लिखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला इधर है, राइट हैंड साइड में है। तो आप देखो, ये रियल में अगर एक सेंटेंस बोला जाए, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, H2O नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वाटर,
ठीक है, तो ये देखिए, ये तो पूरा एक सेंटेंस हो गया कि अगर इनको लिखा जाए। दूसरी बात, अगर इनको हम इस टर्मिनोलॉजी में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम देखेंगे यह वर्ड इक्वेशन कहलाता है, ये वर्ड इक्वेशन कहलाता है। अब इसके बावजूद भी वर्ड इक्वेशन बड़ा था तो साइंटिस्टों ने इसको क्या किया, सिंबलाइज कर दिया इसके सिंबल के रूप में। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिंबल के रूप में इसको प्रेजेंट करूं, सोडियम का सिंबल लूँ, हाइड्रोक्साइड का सिंबल, और सबको सिंबल रूप में प्रेजेंट करूं, फार्मूले के रूप में अगर लिखूं, सिंबल के रूप में लिखूं, तो जो इक्वेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल फार्मूले के रूप में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। अब हम इसी को अगर लिखना है मुझे वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl, रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बना रहा है NaCl, और क्या निकल रहा है, वाटर। तो ये जो निकल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl और वाटर जो बन रहा है, आपको मैं बताऊं, ये है केमिकल इक्वेशन। क्योंकि इसका वर्ड इक्वेशन पहले बता चुका हूं, उसको हम सिंबल के रूप में, उसको हम फार्मूले के रूप में यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये होता है क्या, केमिकल इक्वेशन होता है। तो मैंने आपको बता दिया केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इसी टाइप से जैसे जिंक होता, तो पहले हम लिखते जिंक, ZINC, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अब अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा जिंक प्लस डाइल्यूट या कंसंट्रेट, जो भी लिखेंगे, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पे H2 गैस निकाल रहा है। तो ये सिंबल के रूप में आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन नहीं, ये बोलेंगे केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है। तो वर्ड इक्वेशन का मतलब जब उनको शब्दों में लिखा जाए, वर्ड्स में लिखा जाए, ये केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जब हम उनको क्या करते हैं, सिंबल के रूप में, फार्मूले के रूप में लिखते हैं तब। अब हम आज देखेंगे राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, तो यार ध्यान दो, अगर मैं क्या क्या देखूंगा, सबसे पहली बात इसमें रिएक्टेंट मैंने पहले ही बता दिया। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। हमेशा रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और उन दोनों को हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक तीर के द्वारा, एक एरो के द्वारा। ये एरो ऐसे भी हो सकता है, अगर ऐसे एरो है तो हम इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल है, मतलब अब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, केवल ये रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट के बीच में फिर एक इक्विलिब्रियम का साइन आता है प्रोडक्ट के बीच में, यह इरिवर्सिबल का साइन है। इरिवर्सिबल का साइन का मतलब ये होता है, ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ, तो यहाँ से निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओपन वेसल में निकल जाएगा। अब चूंकि CO2 जब निकल चुका है ओपन वेसल में, तो ये दोबारा रिएक्ट तो करके कैल्शियम कार्बोनेट बना नहीं सकता। तो ओपन वेसल की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए क्लोज वेसल की नहीं, दोबारा रिएक्ट भी कर सके। तो ओपन वेसल में अगर हम देखेंगे तो ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, मतलब एक बार बना, ये निकल गया, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया बनने की रिएक्शन की बात करें, क्लोज कंटेनर में N2+3H2, तो ये क्या करता है, आयरन मॉलिब्डिनम के उपस्थित में 673 केल्विन पे 200 ATM पे यह रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। और यह जो तीर लगती है ये इरिवर्सिबल की तीर है, क्योंकि यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यहाँ पे ये रिवर्सिबल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हैबर प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन, और ये बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, अगर ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनता है तो यहाँ पे ये जो सिंबल हमने आपको बताया, देखिए ये रिवर्सिबल सिंबल है। ये अगर टेम्परेचर आपका 673 से लेकर 723 केल्विन तक है, तो ये क्या करेगा, अमोनिया बनेगा, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस से चलता है। बाद में आप लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ये अगर एक्जोथर्मिक में चल रहा है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इससे ज़्यादा मान लीजिए 800 केल्विन से ऊपर कर दिए, तो अमोनिया कम बनेगा
फिर से अमोनिया कन्वर्ट होने लगेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो फिर से रिएक्शन यहाँ से इधर न जाके इधर से इधर, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ना बन के प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बनने लगता है। तो ये मैं बात को आपको समझा दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और इनको इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल मार्क से एक तीर से एरो से क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। दूसरी बात, अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, ए और इनके बीच में रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लगाते हैं, और प्रोडक्ट के भी बीच में सी प्लस डी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो साइन लगाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे H2 प्लस I2 की बात करूं और यहाँ से H2 प्लस I2 को 2HI की बात करूं, तो देखिए रिएक्टेंट के साइड में H2 और I2 थे, जहाँ पे हमने प्लस साइन लगा के इंडिकेट किया है, और प्रोडक्ट में 2HI बने हैं। इसी टाइप से अगर मैं अमोनिया को हीट कर देता हूँ, अमोनिया को ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करता हूँ, तो हमारा बनता है H2 प्लस N2 गैस। मतलब प्रोडक्ट वाले साइड में हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस साइन लगा। इसी टाइप से H2 भी टूट सकता है। अगर मैं H2 को फिर से तोड़ूँ तो यहाँ पे H2 फिर से टूट सकता है H2 प्लस I2 में। तो ये प्रोडक्ट साइड हो गया, ये रिएक्टेंट साइड हो गया। तो कहने का मतलब है हमेशा रिएक्टेंट की बात करेंगे और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट के साइड में A प्लस बी, सी प्लस डी, या जितने भी प्रोडक्ट A प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जितने भी निकलेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, वो सब A प्लस सी प्लस डी प्लस मतलब सी प्लस डी प्लस ई, सबके बीच में प्लस साइन लग जाएगा, ये प्रोडक्ट साइन। और रिएक्टेंट में जितने लिए जाएंगे उनके भी बीच में प्लस साइन लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पर किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, रिएक्शन दो टाइप के होंगे, एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन, एक बैलेंस्ड रिएक्शन होगा। अनबैलेंस्ड रिएक्शन का मतलब होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम डिफरेंट होते हैं, उनको बोलते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, एक मिनट। अब मैं अगर अनबैलेंस रिएक्शन की बात करूं, देखो अनबैलेंस्ड का मतलब होता है अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अनबैलेंस्ड रिएक्शन का मतलब होता है अगर आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड डिफरेंट है, तो अनबैलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। किधर, इन बोथ साइड, डिफरेंट इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, दैट इज किस साइड, इन रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड रिएक्शन। चलिए हम बता भी दे रहे हैं आपको। जैसे H2 प्लस I2 गिव्स टू नहीं, यहाँ केवल HI दे रहा है, रियल में प्रोडक्ट तो HI मिलेगा। तो अब जरा देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इनकी बात करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देखूं और आयोडीन देखूं, तो नंबर कितने हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ नंबर 2 हैं, आयोडीन के भी 2 हैं। लेकिन अगर इनके नंबर हम देखें तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 1 हैं, आयोडीन के नंबर कितने, 1 हैं। तो देखिए दोनों साइड क्या हैं, अलग अलग हैं, इधर 2 हैं, उधर 1 हैं। तो ये अभी अनबैलेंस्ड है, अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। दूसरी बात हम करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, जो भी आप कह लीजिए, तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन। अब बैलेंस्ड रिएक्शन किसे कहेंगे, अगर मैं इसी H2 प्लस I2 को इस टाइप से लिखूं, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप रिवर्सिबल मार्क ही लगा लीजिए। अगर हम यहाँ 2HI लिख लेते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आयोडीन है और यहाँ HI है। लेकिन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2। आयोडीन कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। आयोडीन कितने हो गए, 2। तो जरा देखिए 2 प्लस 2 सब इधर क्या है, 4 है, इधर भी 4 है। हालांकि ऐसे नहीं जोड़ेंगे, हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 2 है, सब बराबर है। इसलिए इस इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने एक बार फिर से बता दूं, वीडियो आ नहीं रहा था। हाइड्रोजन 2 है इधर और आयोडीन 2 है, देखिए 2 और यहाँ भी 2, और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है और 2 आयोडीन है। इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये पूरा अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थे। ओके यार, अब रही बात ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर मान लीजिए हमको लिखना, हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। तो हम उसको बोलेंगे, जो मेथड यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। हम इस मेथड के द्वारा, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप इन्वॉल्विंग बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या रिएक्शन जो भी बोल लीजिएगा।
तो इसको बोलेंगे हम क्या, स्टेप्स इन्वॉल्विंग दी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। यार कितने स्टेप होंगे, देखो यार सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करूंगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करूं तो देखो, अगर कोई भी इक्वेशन हमारा कोई भी अगर सिंपली रिएक्शन के रूप में है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि आयरन जो है आयरन इज पास्ड ओवर स्टीम, तो एक सेंटेंस है, ठीक है। और सेंटेंस को हम पहले कन्वर्ट करेंगे स्टेप फर्स्ट में, राइट दी वर्ड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, राइट दी वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, अगर वह कोई एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो। अगर वर्ड इक्वेशन लिख लेंगे तो हम स्टेप सेकंड में चलेंगे। अगर मान लीजिए वर्ड इक्वेशन नहीं दिया है तब और फार्मूला दिया है तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर सेंटेंस दिया है तो वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। वर्ड इक्वेशन के बाद हम क्या लिखेंगे स्टेप सेकंड में, राइट दी केमिकल इक्वेशन। आपको समझ में आ गया होगा केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। केमिकल इक्वेशन का मतलब दैट इज सिंबल एंड फार्मूला, दैट इज सिंबल या जो फार्मूला होगा, फार्मूला इन बोथ साइड, किधर, इन बोथ साइड का मतलब इन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड, बोथ साइड, रिएक्टेंट REACTANT, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में ही कर दिया हूँ, इन बोथ साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। स्टेप नंबर 3 की बात करूंगा मैं, स्टेप नंबर 3 की बात करूँ, अगर जब ऐसा हो जाएगा दोनों साइड सिंबल लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट दी, नहीं सबसे अब क्या करेंगे, हम उसको ब्रैकेट में घेर देंगे, ठीक है। नाउ इनक्लोज द फार्मूला इनटू ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे सब में, इनटू ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, उसको इनक्लोज कर देंगे। स्टेप नंबर 4 की बात करूंगा, जब ये हो जाएगा तो अब हम देखेंगे जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, बड़े वाले को में जो नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसको हम पहले बैलेंस से, नाउ बैलेंस दी लार्जेस्ट नंबर इन लार्जेस्ट ब्रैकेट, लार्जेस्ट नंबर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। अब जिस ब्रैकेट में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके लार्जेस्ट नंबर को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये हमारा स्टेप 4 हो गया। स्टेप नंबर 5, जब ये हम लार्जेस्ट नंबर वालों को बैलेंस करेंगे देन क्या करेंगे, देन बैलेंस अदर एटम्स ऑफ अदर ब्रैकेट्स, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट्स के एटम को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप नंबर 6। अब मैं एक चीज़ थोड़ा हमको लग रहा नीचे दिख रहा है, ओके। तो अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 में जब हम बैलेंस अदर एटम ऑफ अदर ब्रैकेट्स को सबको बैलेंस कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, बैलेंस दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे लास्ट में, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हो सकता है पहले भी बैलेंस हो गया हो, लेकिन लास्ट में हम सबसे हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 7, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों को क्या करेंगे, चेक दी बैलेंस्ड इक्वेशन, अब हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर दोनों साइड सेम है, इफ बोथ साइड सेम, अगर दोनों साइड सेम है तो इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है, और अगर बोथ साइड सेम नहीं है तो फिर से उसको ट्रायल करेंगे, ऊपर से कोशिश करेंगे बैलेंस करने का। तो मैंने आपको ये पूरा स्टेप बता दिया कैसे बैलेंस करना है, एक बार आप देख लीजिए। ये पूरी की पूरी मैंने आपको स्टेप बता दिया कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं अगले स्टेप पे। अब मैं इसको एक फार्मूले के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद ये पूरा बैलेंसिंग आपको आ जाएगा। फिर आपको मैं होमवर्क भी दे दूंगा, आप होमवर्क कर लीजिएगा, नहीं आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, कोई भी इसमें से डाउट होगा तो। अब मैं आपको बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन टू, क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे देगा,
क्वेश्चन ऐसे रहेगा, स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन, ठीक है, स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड, टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, और दिया हुआ है Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस, बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मैंने आपको बोला ये अगर वर्ड के रूप में दिया है तो स्टेप नंबर मेरा फर्स्ट लागू होगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, सीधे स्टेप नंबर ऐसे लिखते चलो। जरूरी नहीं हमेशा यार कि स्टेप नंबर 1 से लेकर कंटिन्यू लिखना है, तुमको बैलेंस करना है। कोई 2 स्टेप अगर एक ही में एडजस्ट हो जाए तो उसी में इंक्लूड कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। स्टीम इज पास्ट, तो इसका मतलब हम पहले लिखेंगे पहला वाला स्टीम, और कहाँ से पास किया यार, ओवर दी आयरन, तो हम लिख दिए स्टीम को आयरन पे पास किया गया और बनाया गया क्या, मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक ऑक्साइड लिख दिए हैं, प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा है। मैंने सेंटेंस लिख दिया है, इसको बोलेंगे हम क्या, वर्ड इक्वेशन। तो हमने सबसे पहले लिख दिया है वर्ड इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2, वर्ड इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, केमिकल इक्वेशन में। मतलब स्टेप नंबर 2 में हमको चलना है केमिकल इक्वेशन में। अगर मैं इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा तो स्टेप नहीं है, ये स्टीम है, STEAM। अब स्टीम का मतलब वाटर, आयरन, तो मैं यहाँ पे और सीधा कर दूँ, पहले मैं आयरन लिख दे रहा हूँ प्लस स्टीम लिख दे रहा हूँ। अब इससे फायदा हो जाएगा आयरन। अब देखो आयरन के नीचे हम Fe लिख दिए हैं और स्टीम के नीचे मैं वाटर लिख दे रहा हूँ, और मैग्नेटिक ऑक्साइड का फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं। Fe3O4 लिख दिया, हाइड्रोजन गैस निकल रही, मैं हाइड्रोजन को मेंशन कर दिया। जरा ध्यान दीजिएगा आप, आयरन है, वाटर। मैं अब स्टेप नंबर 3 में चलूँगा। स्टेप नंबर 3 में इनको इंक्लोज करना है ब्रैकेट में, तो मैंने इनको इंक्लोज कर दिया ब्रैकेट में, H2O को भी इंक्लोज कर दिया ब्रैकेट में, और Fe3O4 को भी मैं इंक्लोज कर दे रहा हूँ ब्रैकेट में, और हाइड्रोजन को भी इंक्लोज कर दिया ब्रैकेट में, ठीक है। अगर मैं इन सबको इंक्लोज कर दिया ब्रैकेट में, मैंने आपको बताया कुछ नहीं किया, देखो इसी को केवल ब्रैकेट में घेर दिया। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा सबसे लार्ज है। इसमें सबसे लार्ज देखो ये है, Fe3O4 क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, और सबसे लार्जेस्ट में सबसे लार्ज नंबर कौन है, 4 है, ऑक्सीजन है। तो हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसका मतलब स्टेप 4 में मैं देखूंगा Fe ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे 4 लगाएंगे क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन राइट में और लेफ्ट में 1 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 H2O लिख देंगे, ठीक है, 4 ये H2O लिखेंगे। उसके बाद इधर लिखेंगे Fe3O4 लिखेंगे, और यहाँ प्लस हम क्या डाल देंगे, H2 डाल देंगे, चूँकि ये ब्रैकेट में रहने देते हैं भाई। अब ये आपको बैलेंस कर दिया गया, क्या बैलेंस हुआ है, ठीक। अब मैं देख रहा हूँ ये तो बैलेंस हो गया, Fe3O4 प्लस ये, ठीक है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे ना एक और स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अनबैलेंस्ड नंबर भी लिख सकते हैं इजीली, उसको भी हम समझा दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किताब देख के। तो मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम जब ब्रैकेट में लिख दिए हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें लिस्टिंग नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सारे एलिमेंट के नंबर को हम लिस्टिंग करें। तो मतलब हम इधर लिखें एलिमेंट, इधर लिखें क्या एलिमेंट, और इधर क्या लिखें लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम, और इधर लिखें राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, LHS में कौन और RHS में कौन। तो अगर एलिमेंट की बात करूँ, आयरन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। देखो ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है ना, इसी को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं कि 1 2 1 3 2 4, 3 क्या है, आयरन है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चूँकि 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले में, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 1 गुणे इसमें मैं क्या करूँ 4, तो ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। तो अगर ये ऑक्सीजन 4 हो जा रहे हैं, ठीक है, तब मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूँ क्योंकि जगह नहीं होगा नीचे,
अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अगला स्टेप। देखो अब अगला स्टेप क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये Fe होगा, Fe के बाद यहाँ 4H2O होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस किया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और सबको ब्रैकेट में मैं घेर दिया हूँ, H2O को भी और इसको भी। अब मैंने कहा कि जब ये ऑक्सीजन बैलेंस होगा तो इसका दूसरा वाले एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, अदर एलिमेंट में पहले इसी ब्रैकेट का बैलेंस करो। तो यहाँ पे 3 आयरन है और यहाँ पे 1 आयरन है, तो मैं आयरन में 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हो जाएगा अगला स्टेप जो भी था रहा होगा, स्टेप 3rd या 4th मान लेते हैं, 4th या 5 आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 3 आयरन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ होगा 4H2O भी हो जाएगा, तो ये भी बैलेंस तो है ही और 3 आयरन बैलेंस है और ये देखिए Fe3O4 भी बैलेंस हो चुका है। लास्ट में हमारा बचा है हाइड्रोजन। अब हमारे साइड देखते हैं इधर कितने हाइड्रोजन है, 4 2 8 हाइड्रोजन है, इधर केवल 2 हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 5th वाले स्टेप में इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, फिर से इसको बैलेंस करेंगे। और अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, 2 हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 4 से, जिससे 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अगर ये 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो ज़रा देखिए ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस क्या 4H2, ये 4H2 हो जाएंगे। देखिए ये भी बैलेंस हो चुका है अब और ये भी बैलेंस हो चुका है। अब अगर मैं इसको देखूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम 1 × 3 = कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 3, 2 यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ पे 2 × 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन पहले ही मल्टीप्लाई है, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 × 4 4 है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो आरएन की बात करते हैं, आरएन ऑलरेडी 3 है और उसके अलावा मैं अगर हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 × 8 हो गया है और यहाँ पे 4 है ऑलरेडी। तो देखिए 3 8 4 और यहाँ पे भी 3 8 4, ठीक है, 3 8 4 यहाँ पे भी है, 3 8 4 इधर भी है, मतलब 3 8 3 1 मिनट 3 8 4 यहाँ भी है और इधर भी 3 8 4 है, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हम चेक कर लें, इस टाइप से कई स्टेप में हम बैलेंस कर लिए। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, किसी दिन हम इसको पूरा बैलेंस करेंगे। थैंक यू। क्लास 10th इस वीडियो को देख के नोट बना लीजिए, नहीं बनाओगे तो मैं नोट तुम लोगों को भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप हमको बता दीजिए कि नोट चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी अकॉर्डिंग बता दीजिएगा, मैं आपको नोट बना के भेज दूंगा। नोट बना दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ तक का नोट बना के भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल अगर नहीं किया हो अभी तक, अपने दोस्तों को बोलो, ठीक है। थैंक यू।